Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start with ninth lecture on physics from class 12th NCERT part 1. In last 7 lectures we had discussed up till the 10th page and the section is Coulomb's law. Now we will proceed to discuss discuss the permittivity and dielectric constant of a medium, how the Coulomb force between 2 point charges changes when the medium is changed, the medium in which the two charges is changed. Until now we had studied what is charge, properties of charges, electroscope, conductors and insulators, charging by induction, and example based on charging by induction, properties of charges, additivity, conservation and quantization of charges. पीछे की चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए आगे बढ़ने के पहले। कूलॉम्स लॉ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि वन कूलॉम का चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, जिसको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने इस पैराग्राफ को डिस्कस करके समझा कि कैसे इस बात को प्रूव किया गया है। इसलिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं चार्ज को मेजर करने के लिए, मिली कूलॉम एंड माइक्रो कूलॉम। Now we have to start from this paragraph in this lecture. The constant k in equation 1.1 is usually put as k is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. For later convenience, so the Coulomb's law is written as, तो अभी देखिए कह रहे हैं कि k जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था Coulomb's लॉ में, उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। अगर ऐसा लिखें तो जो एक्सप्रेशन होगा फोर्स का वो k की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नया एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, ये एक नया टर्म आपके सामने आता है। 4 इज सिंपली अ रियल नंबर, पाई यू ऑलरेडी नो 22/7 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस टर्म को ठीक से समझें। एक टर्म और आएगा आपके सामने एप्सिलॉन, वहां नॉट नहीं लगा होगा ये साइन जीरो का। एप्सिलॉन को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस टर्म को समझने के लिए परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को समझना भी जरूरी है। अब देखिए, यदि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, इनको r डिस्टेंस पे यदि फ्री स्पेस में रखा जाए, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, वह स्पेस जहां कोई भी मैटर ना हो, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वैक्यूम, दैट इज फ्री स्पेस। तो यदि फ्री स्पेस में किन्हीं दो चार्जेस Q1 Q2 को r डिस्टेंस पे रखा जाए तो उनके बीच ये इतना फोर्स लगता है, और इस फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन नॉट भी एक टर्म यहाँ दिख रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इस एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि इन्हीं दो चार्जेस को इसी डिस्टेंस r पे किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए, यानी कि स्पेस ऑफ फ्री नहीं है, वैक्यूम नहीं है, लेट्स से वाटर के अंदर आप रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, कोई भी दूसरा मीडियम है, उसे हम मीडियम कह सकते हैं। तो इन्हीं दो चार्जेस को उसी दूरी पे रखने पे भी अब फोर्स इतना ही नहीं लगेगा, क्योंकि मीडियम बदल चुका है। तो मीडियम बदलने पे Q1 Q2 नहीं बदला, R नहीं बदला, तो कौन सी चीज बदल गई जिसकी वजह से ये पूरा फोर्स बदल गया? तो वो चीज ये है परमिटिविटी। उस मीडियम की परमिटिविटी अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर नहीं होगा, उसकी परमिटिविटी वैल्यू कुछ और होगी उस मीडियम की। ये हर मीडियम के लिए परमिटिविटी बदल जाता है, और इसीलिए हर मीडियम में कूलॉम फोर्स भी दो चार्जेस के बीच बदल जाता है। यही इस टर्म का मीनिंग है। आप नाम से इस टर्म को समझे तो परमिट करने वाला
कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी मीडियम का कि वो कूलाम फोर्स लगने के लिए कितना परमिट करता है, उसी को उस मीडियम की हम परमिटिविटी कहते हैं। फ्री स्पेस के लिए यहाँ दिया गया है एप्सिलॉन नॉट। अगर आप किसी दूसरे मीडियम में चार्जेस को रखेंगे तो उसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है उस मीडियम के, इस टर्म को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मीडियम बदल देने पे दो चार्जेस के बीच फोर्स बदल जाता है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट इज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है एसआई यूनिट में, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एक बात यहाँ और जान लें कि जो परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है वैक्यूम की, वही परमिटिविटी एयर की होती है, लगभग एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो एयर के केस में भी फोर्स उतना ही लगेगा दोनों चार्जेस पे, परमिटिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में यदि आप चार्जेस को रखते हैं तो परमिटिविटी बदल जाती है। एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे वर्कआउट की गई है आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को आप ले जाइए इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एफ को यहाँ लाइए, तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा और राइट साइड में सारी क्वांटिटीज के यूनिट को आप लिख दें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिल जाएगी। तो यदि एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, एफ इधर आ गया, एफ डिनोमिनेटर में है तो पर न्यूटन होगा, न्यूटन पावर -1। चार्जेस न्यूमरेटर में है तो प्रोडक्ट है, कूलाम स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो मीटर का पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ल्स ऑगस्टिन दी कूलाम, इनके बारे में ब्रीफली कुछ बताया गया है, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। देखिए अब यहाँ वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है कूलाम्स लॉ का। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, इट इज बेटर टू राइट कूलाम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। कह रहे हैं कि फोर्स चूंकि वेक्टर होता है तो कूलाम फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, बेटर होगा। और आप वेक्टर के डायरेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Let the position vectors of charges q1 and q2 be r1 and r2 respectively. See in figure 1.6a। ये वाला फिगर है 1.6a, आप देख सकते हैं 1.6। फुटनोट अगर आप देखें तो ज्योमेट्री, ए फिगर ज्योमेट्री बता रहा है एंड बी फिगर फोर्सेस बिटवीन चार्जेस को बता रहा है। तो ए और बी यहाँ दो फिगर्स हैं। ए में ज्योमेट्री दिखाई जा रही है, यानी कि ज्योमेट्री का मतलब है स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लोकेशन कैसा है, स्पेस में दो चार्जेस कहाँ रखे गए हैं, ये ज्योमेट्री के बारे में बताया जा रहा है। वो पॉइंट है जहाँ से आप दोनों चार्जेस को रेफर कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। कार्टेशियन सिस्टम में जनरली हम ओरिजिन को लेते हैं जहाँ एक्स और वाई एक्सेस बनाते हैं। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ओ कोई भी ले लिया गया है, आर्बिट्रेरली चूज कर लिया गया है। ओ पॉइंट से r1 पोजीशन वेक्टर बता रहा है q1 की पोजीशन को, आप देख सकते हैं। इस फिगर को पहले ठीक से समझें। अगर ओ पॉइंट से आप देखें तो q1 की लोकेशन कौन बता रहा है, r1 वेक्टर बता रहा है। ये मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का और डायरेक्शन एरो से आपको पता चल रहा है। इसी प्रकार से q2 का पोजीशन बताने वाला वेक्टर r2 है फ्रॉम द पॉइंट O। ये ज्योमेट्री क्लियर है यहाँ पे। We denote force on Q1 due to Q2 by F12। अब देखिए इसे ध्यान से, force on Q1 due to Q2, Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसे देखिए F12 वेक्टर से, NCERT में वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से लिखा जाता है, F12 वेक्टर से डिनोट किया गया है। एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई F21। अब यहाँ पे F21 देखिए, फोर्स Q2 पे Q1 के द्वारा जो लग रहा है। इन वेक्टर्स का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं क्योंकि दोनों चार्जेस को पॉजिटिव या नेगेटिव लाइक चार्जेस माना गया होगा। तो इस पे भी फोर्स इधर को लग रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, दूर फोर्स लगा रहा है ना, अवे फ्रॉम Q1, अपने से दूर। और इसी प्रकार से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 से दूर जाने वाला डायरेक्शन है, देखिए अवे लग रहा है, तो रिपल्सिव फोर्सेस हैं।
एंड अलोंग द लाइन डेफिनेशन याद करिए, डिफाइनिंग स्टेटमेंट याद करिए लॉ का। तो फोर्स किधर लगता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये लाइन है जो ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, इसी लाइन के अलोंग दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। लॉज के स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्ड एंड फास्ट, इसलिए उसको उसी स्ट्रिक्टनेस से आप अप्लाई करेंगे। The 2-point charges Q1 and Q2 have been numbered 1 and 2 for convenience, and the vector leading from 1 to 2 is denoted by R21। इस नोटेशन को ध्यान समझिए। R21 कौन सा वेक्टर है? 1 से 2 की तरफ जो पॉइंट कर रहा है, Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर पॉइंट करेगा उसे हम R21 कहेंगे। यहाँ लिखा भी गया है R21। और आप देख सकते हैं R21 वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखें तो यह है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर के हेड पे R21 वेक्टर का टेल रखा गया है, तो ये रहा R21। R1 प्लस R21 करें तो हमें R2 वेक्टर मिलेगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। यदि आप R2 वेक्टर को यही रहने दें और R1 वेक्टर को इस तरफ ले आएं, तो ये माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा। तो R21 प्लस R1 वेक्टर R21 हो जाएगा, जो ट्रायंगल लॉ से आप देख रहे हैं। R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो बेसिकली R2 माइनस R1 जो है वो R21 के बराबर है, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेरीफाई हो रहा है। यही बात यहाँ लिखी गई है। In the same way, the vector leading from 2 to 1 is denoted by R12। तो R21 का ठीक रिवर्स जो वेक्टर होगा वो R12 कहलाएगा, जो Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो R12 वेक्टर हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक रिवर्स करते हैं, साइन बदल देंगे, माइनस R21, R12 इज इक्वल टू माइनस R21 हो जाएगा। आगे देखते हैं। The magnitude of the vectors R21 and R12 is denoted by, अब देखिए मैग्नीट्यूड को बोल्ड से हम नहीं लिखते हैं, R21 और एंड R12 बोल्ड हटा दिया यहाँ से, तो ये मैग्नीट्यूड को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। और ये दोनों ही बराबर होंगे, आप समझ सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप देखेंगे तो जो जितना लेंथ R21 वेक्टर का है वही लेंथ R12 वेक्टर का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा रेस्पेक्टिवली। और आगे लिखा भी ब्रैकेट में है, देखिए R12 इज इक्वल टू R21, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। The direction of a vector is specified by a unit vector along the vector. To denote the direction from 1 to 2 or from 2 to 1, we define the unit vectors R21 cap and R12 cap। अब देखिए R21 cap क्या होगा? ये R21 कैप है, कैप लगाते हैं हम यूनिट वेक्टर पे। तो R21 कैप Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर है, और ठीक इसका उल्टा R12 कैप जो होगा वो Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर्स में आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। अगर इस मैग्नीट्यूड को, ये R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन will give you the whole vector R21। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट बच जाएगा, और वो यूनिट वेक्टर यहाँ लिखा गया है। Now Coulomb's force law between 2-point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 is then expressed as। अब देखिए R1 और R2 पे दोनों चार्जेस रखे गए हैं, O पॉइंट से अगर रेफर करें तो, और दोनों पे ही फोर्स निकाल सकते हैं। F21 फोर्स यदि हम निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर R21 लेंगे। वेक्टर, ये पूरा एक्सप्रेशन आप देखिए एक वेक्टर इक्वेशन है। लेफ्ट साइड में फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, राइट साइड में ये इतना मैग्नीट्यूड है फोर्स का। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में भी R21 का मैग्नीट्यूड लिया गया है, और इस पूरे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जो डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर R21 कैप का होगा। तो यह यूनिट वेक्टर इस पूरे राइट हैंड साइड को वेक्टर बना देता है, और इक्वालिटी का साइन है, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसी हिसाब से इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिख दिया गया है।
सम रिमार्क्स ऑन इक्वेशन 1.3, इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स हैं और रेलेवेंट रिमार्क्स हैं, इसको देखते हैं। इक्वेशन 1.3 is valid for any sign of q1 and q2 whether positive or negative. If q1 and q2 are of same sign, either both positive or both negative, f21 is along r21 cap. अब देखिए कह रहे हैं कि ये इक्वेशन Q1 Q2 का कुछ भी साइन लें, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो, अनलाइक चार्जेस हैं तो, दोनों ही केस में ये इक्वेशन पूरी तरह वैलिड होगा। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि दोनों ही चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, यानी Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हुए तो भी ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हुए तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में F21 फोर्स का डायरेक्शन R21 यूनिट कैप वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यही बात यहाँ लिखी जा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अब आप देख सकते हैं फिगर में ऊपर कि यदि दोनों रिपेल करेंगे तो R21 वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और F21 का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये पहला केस है। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0, जो सेकंड फिगर में दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में F21 आप देखिए फोर्स, F21 फोर्स इधर लग रहा है, R21 के ठीक अपोजिट लग रहा है। R21 वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, F21 रिवर्स है, तो एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पर। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। Like charge, if Q1 and Q2 are of opposite signs, F21 is along minus R21 cap, that is plus R12 cap। देखिए 21 से ये 12 हो गया, साइन बदल गया जो ऊपर डिस्कस किया गया है। which denotes attraction, और इससे पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है, as expected for unlike charges, जैसा कि unlike charges में होता है। Thus, we do not have to write separate equations for the cases of like and unlike charges. Equation 1.3 takes care of both cases correctly. फिगर 1.6b, अभी मैंने फिगर में दिखाया, इस फिगर बी में दोनों ही केसेस को डिस्कस किया गया है और एक सिंगल इक्वेशन ये 1.3 दोनों केसेस को डील करता है, हैंडल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला रिमार्क इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन 1.3 के बारे में, the force F12 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained from equation 1.3 by simply interchanging 1 and 2, that is, अब देखिए F21 है, यहाँ 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 इंटरचेंज कर दिया गया, तो ये फोर्स F12 हो गया, यहाँ F21 था, यहाँ F12, और यहाँ पे भी 1-2 कर दिया और यहाँ पे भी 1-2 कर दिया, तो यह इक्वेशन आ जाएगा इसके लिए, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यही बात यहाँ बताई जा रही है। Thus Coulomb's law agrees with Newton's third law। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ ये Coulomb's law एग्री करता है, क्योंकि कह सकते हैं कि जब भी दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो ये फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल और अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। आप देखें पहला केस जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप देखिए F12 और F21 दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है। और अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्शन का फोर्स है, तो भी आप देख सकते हैं फोर्सेस का डायरेक्शन, देखिए F12 इधर पॉइंट कर रहा है तो F21 ठीक उल्टा इधर पॉइंट कर रहा है। दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ में बताया गया है, वैसे ही काम करते हैं, यही बात यहाँ लिखी गई है। थर्ड रिमार्क, Coulomb's law, that is equation 1.3, gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum। कह रहे हैं कि जो इक्वेशन ऊपर 1.3 लिखा गया है, ये उस केस में फोर्स देता है, कूलाम फोर्स देता है दो चार्जेस में, जब वो दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों। If the charges are placed in matter or the intervening space as matter, the situation gets complicated due to the presence of charged constituents of matter. We shall consider electrostatics in matter in the
नेक्स्ट चैप्टर। ये बात मैंने अभी पीछे परमिटिविटी डिस्कस करते वक्त आपको बताया कि यदि चार्जेस वैक्यूम में न रख के किसी इंटरवीनिंग मीडियम में रखा जाए, यानी दोनों चार्जेस के बीच में कोई और मैटर हो, कोई और मीडियम हो, तो वह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मीडियम। तो फोर्सेस भी बदल जाएंगे दोनों चार्जेस के बीच। और फोर्सेस बदलने का कारण क्या है? क्योंकि जो इंटरवीनिंग मीडियम है, मैटर है, वो खुद भी कुछ चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और उन चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस की वजह से Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स वेरी कर जाता है। अब सिर्फ Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा है, बल्कि जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल्स के ही बने हुए हैं, उनका भी फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 पे दिखाई देता है। तो नेट फोर्स जो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं, वह फोर्स ना आके कुछ और फोर्स मिलता है, और वहीं पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टर्म आता है और उसका इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस है। इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।